हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लीगल एथिक्स के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला लेक्चर अच्छा लगा हो। आज हम बात करेंगे एनरोलमेंट कमेटी की, नामांकन कमेटी। अब नामांकन कमेटी प्रत्येक हर एक राज्य के विधिक परिषद की अपनी एक नामांकन समिति होती है, एनरोलमेंट कमेटी होती है। यदि कोई व्यक्ति जिसने अपना स्नातक विधि से किया हो, कानून की पढ़ाई करके किया हो, तो उससे संबंधित राज्य विधिक परिषद उसका नाम एनरोल करेगा नामांकन समिति में। ठीक, तो ऐसी समिति राज्य विधिक परिषद द्वारा बनाए गए नियमों व शर्तों के रहते हुए मामलों का निपटारा कराती है। ठीक है, अगर इसी में एक केस और आ जाता है, इसी में एक बात और आ जाती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यह जानबूझकर नामांकन समिति में अपना नाम दर्ज करवाया है किसी कपट या किसी छल या किसी द्वेष के कारण, तो उस व्यक्ति का नाम एनरोलमेंट कमेटी से तुरंत हटा दिया जाएगा। अगर किसी ने गलती से करवाया एनरोलमेंट कमेटी में, जिसने अधिवक्ता विधि की स्नातक की पढ़ाई नहीं करी और उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो उस व्यक्ति का नाम एनरोलमेंट कमेटी से तुरंत हटा दिया जाएगा, क्योंकि यह एक तरह से आपराधिक कृत्य है। ठीक है, अच्छा, अब इसी में एक अगला टॉपिक आता है कि अधिवक्ताओं के समाज के प्रति कर्तव्य। अब इस टॉपिक में अगर हम 2-4 घंटे भी बोले तो भी कम पड़ेगा, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहेंगे कि अधिवक्ताओं का समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। कि यदि कोई व्यक्ति अधिवक्ता बनता है तो वह किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का या उसके विधिक अधिकारों का अगर उल्लंघन कोई करता है तो वह उसको बचाए, विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने से न्यायालय से उपचार दिलवाने में मांग रहे। लेकिन अब जैसे कि समय स्थिति चल रही है, किताबों में बातें जो लिखी हैं वो किताबों तक ही सीमित है। वास्तविकता सभी लोग जानते हैं कि अधिवक्ता समाज के प्रति क्या करता है। बहुत से लोग अधिवक्ताओं को बहुत गंदी नजर से देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अधिवक्ता कोई बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने अधिवक्ता सच में अगर पढ़ाई करके करी है तो उसके दिल से पूछिए कि अधिवक्ता कैसे बना जाता है। बड़ी मेहनत और बड़ी परिश्रम का काम है, बहुत संघर्ष है। जितना संघर्ष अधिवक्ता बनने में है उतना संघर्ष किसी में नहीं। ठीक है, तो अधिवक्ता का समाज के प्रति कर्तव्य मेन एक यही है कि अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो न्यायालय से उसको उपचार दिलवाए। ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि वह समाज के हर एक व्यक्तियों को न्याय दिलाने में मदद करता है। तभी इंसान, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो वो सीधा एक बार यही कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, मतलब उसको न्याय प्रणाली पर भरोसा है कि उसको एक इंसाफ मिलेगा। अब ये अलग बात है कि आजकल का जो न्याय सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली है, वो अमीरों के लिए, गरीबों को नहीं मिलता है। अब मिलता होगा तो पता नहीं, लेकिन किताबों के जो भाषा है उसके अनुसार। अब इसमें बात करें कि पूर्व सुनवाई का अधिकार। अब ये राइट टू प्री ऑडियंस क्या है, तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को भारत के महान्यायवादी को भारत के संपूर्ण अधिवक्ताओं के पूर्व सुनवाई का अधिकार है। लेकिन पूर्व सुनवाई का अधिकार यह है कि पहले वो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के खिलाफ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी सुनवाई सुनेगा और बाद में अन्य अधिवक्ता। तो इसी में धारा 23 की 2 के अनुसार भारत के न्यायवादी को छोड़कर सभी अधिवक्ताओं से पूर्व भारत के सॉलिसिटर जनरल की सुनवाई होगी, उसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं की और उसके बाद अन्य अधिवक्ताओं की। ठीक है, अच्छा, अब इसी में अगला टॉपिक आता है कि अधिवक्ता और मुवक्किल, मतलब वादी, जो आपसे केस लड़ने का आग्रह करता है, जो आपके पास पीड़ित व्यक्ति आता है, मतलब उसको मुवक्किल कहा जाता है। तो वकील और मुवक्किल के बीच में संबंध कैसा हो? एक अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच का संबंध निश्चित रूप से विश्वास पात्र होना चाहिए। ये नहीं कि हम पहले उससे पैसा खूब लेते रहे, जब हमारा केस ना हो तो हम भाग जाए, फिर कोई दूसरा उससे ऐसा नहीं करना चाहिए अधिवक्ताओं को। लेकिन
जैसी स्थिति है उस हिसाब से तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन तो भी हम पढ़ते हैं, टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच विश्वास का होना अति आवश्यक है, ताकि अन्य व्यक्ति भी अधिवक्ताओं पर विश्वास कर सके। अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच में एक संविदा जैसा करार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर अधिवक्ता हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवा ही सके। हो सकता है कभी कभी जिसने अपराध किया है वो भी अपनी जान बचाने के खातिर अधिवक्ताओं को ही चुनता है। तो हर अधिवक्ता चाहता है कि हम अपने वादी को, हम अपने क्लाइंट को, हम अपने मुवक्किल को किसी न किसी तरह से एट एनी कॉस्ट न्याय जरूर दिलवाएं, ठीक है, तभी वो अधिवक्ताओं को चुनता है। कोई नहीं चाहता कि हमें सजा हो, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो पीड़ित व्यक्ति हो, लेकिन जैसा कि समय चल रहा है उसके अनुसार देख। अब इसमें हम बात करेंगे कि अधिवक्ताओं की पोशाक क्या है। सभी जानते हैं कि अधिवक्ताओं की पोशाक जो कचहरी में है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 का 1 के 6 के नियमावली के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण तथा प्राधिकरण के समस्त उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के लिए वर्दी और पोशाक का प्रावधान किया गया है। क्या वर्दी होनी चाहिए? अगर अधिवक्ता पुरुष है, मेल है, तो काला बटन बंद कोट, काली शेरवानी, सफेद पैंट तथा अधिवक्ता का गाउन होना चाहिए। काली पैंट होनी चाहिए, जींस नहीं चलेगी, या काले और सफेद में चेकदार पैंट होनी चाहिए। लंबा ट्राउजर, सफेद काला धारीदार एवं पूरा अथवा धोती भी हो सकती है, जैसा जहां पर। अगर महिला अधिवक्ता है तो काला एवं पूरी एवं आदि आस्तीन का जैकेट, ब्लाउज सफेद कॉलर, कड़ी सफेद पैंट, अधिवक्ता गाउन, और बाकी ब्लैक रहता है, अंदर व्हाइट शर्ट है। ठीक, ये तो हो गया। अब अगर हम इसमें बात करें कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्यवसायिक अवचार क्या है, तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 अवचार के लिए अधिवक्ताओं के लिए दंड का प्रावधान करती है। अधिवक्ताओं के लिए भी दंड है अगर वो कुछ गलत करते हैं। यदि परिषद के पास ये विश्वास करने का कारण हो कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता व्यक्ति के अनवचार का दोषी रहा है, तो राज्य विधिक परिषद मामले को अपने अनुशासन समिति का निपटारे के लिए निर्देश करेगी। और यह धारा यह भी स्पष्ट कर देती है कि राज्य विधिक परिषद अपनी अनुशासन समिति के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को या स्वप्रेरणा से किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर वापस ले सकती है। अगर कोई अधिवक्ता गलत काम करता है तो, या न्यायालय की अवहेलना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो शिकायत उसकी खारिज कर सकती है। यदि राज्य विधिक परिषद की प्रेरणा पर कार्यवाही आरंभ की गई थी तो वह निर्देश दे सकती है कि कार्यवाही फाइल कर दी जाए। अधिवक्ता को भर्त्सना का दंड भी दे सकती है। अधिवक्ताओं को विधि व्यवसाय में उतनी अवधि के लिए निलंबित कर सकती है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है 2 साल 4 साल के, अगर अधिवक्ता कोई अपराध करता गया, पाया गया उस कचहरी में। अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं की राज्य नियमावली से हटा सकती है अगर वो करता है। अब इसी में एक केस आता है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राम सिंह ऑल इंडिया रिपोर्टर 1992 सुप्रीम कोर्ट 2188 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवचार के अर्थ में व्याख्या करते हुए कहा कि अवचार का मतलब व्यवसायिक मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करता है, अधिवक्ता को अनुचित तथा गलत व्यवहार, अवैध व्यवहार, आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन इत्यादि के रूप में हो सकता है। अवचार एक बृहद अवधारणा है। किसी आचरण को अवचार में रूप में लिए जाने पर यह आवश्यक है कि उसमें नैतिक अधमता संलग्न हो। आचरण उसी स्थिति में अवचार हो सकता है जब उसमें नैतिक अधमता ना हो, मतलब वो गलत काम तभी करेगा जब उसके आचरण में ऐसा ना हो, ठीक है ना, उसका आचरण ही वैसा हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपराधी तभी होता है जब उसका काम करने का आशय हो, इंटेंशन होता है, तभी वो गंभीर अपराधी माना जाता है। और अगर आप अधिवक्ता हैं और अगर आप कानून की बातों का उल्लंघन करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये पता होते हुए आपने ये अपराध किया है, ये आचार किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी में बात करें विधि की परिषद की, बार काउंसिल की, तो बार काउंसिल हमने देखा राज्य विधिक परिषद स्टेट का और भारतीय विधिक परिषद सुप्रीम।
तो राज्य विधिक परिषद, स्टेट बार काउंसिल, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 3 राज्य विधिक परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। अब इसका गठन कैसे है? अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधिक परिषद उत्तराधिकार एवं समान मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी। दोनों प्रकार की संपत्तियों का अर्जन धारण करने के लिए संविदा करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है। धारा 6 के अनुसार राज्य विधिक परिषद अपनी नामावली में अधिवक्ता के रूप में व्यक्ति को प्रविष्ट करने की, मतलब कोई भी राज्य विधिक परिषद अपनी नामावली में अधिवक्ताओं के नाम को प्रविष्ट करेगी, अंकित करेगी। ठीक है। अब इंडियन बार काउंसिल क्या होता है? ये आता है अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 में आता है कि इसके बारे में गठन, इसका प्रावधान दिया गया है। अब इसके गठन का मेन कौन कौन होगा? भारत का महान्यायाधीश पदेन सभापति होगा, भारत का महासोलिसिटर पदेन सभापति हो सकता है। प्रत्येक राज्य विधिक परिषद द्वारा अपने सदस्यों निर्वाचित एक सदस्य, हर एक राज्य की विधिक परिषद से निर्वाचित सदस्य इंडियन बार काउंसिल में, ऑल इंडिया बार काउंसिल में बैठता है। ठीक है। तो ये हमारा इंडियन बार काउंसिल हो गया और स्टेट बार काउंसिल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने जितनी बातें बताई होंगी, जिसने यहाँ तक वीडियो देखा होगा उसको वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं ख्याल रखिए। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। नॉलेज मिले तो उसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू।